नमस्कार। आज हम समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ, इसलिए एक एक विशेष घटना मानी जाती है। तो राष्ट्रवाद के उदय को समझने से पहले हम समझते हैं कि राष्ट्र क्या होता है, आखिर राष्ट्र होता क्या है और राष्ट्रवाद के उदय के क्या मायने हैं। देखिए, राष्ट्र लोगों का ऐसा समूह होता है, ऐसा समुदाय होता है जिनमें एक साझापन होता है, जिनमें बंधुता की भावना होती है और उन लोगों में, उस समुदाय में अपने राष्ट्र के प्रति भावनात्मक लगाव होता है। यानी किसी भी स्थान के राष्ट्र होने के लिए 2 अहम बातें हैं। पहली बात ये है कि वो उस वहाँ का जो समुदाय है उनमें एक साझापन होना चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए, एक बंधुता होनी चाहिए। दूसरी बात, उनमें आपस में तो साझापन होना ही चाहिए, उन लोगों में, उस समुदाय में, उस राष्ट्र के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। जैसे ये जो कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं कि माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे बिछड़े चमन, ऐ मेरे प्यारे वतन। तो ये जो वतन है ना, वतन के प्रति जो प्रेम है ना, उसकी तुलना माँ और बेटी के प्रति प्रेम से की गई है। ये भावनात्मक लगाव है। तो देश के लोगों में, देश के भीतर रहने वाले समुदाय में जब देश के प्रति ऐसा लगाव, अब ऐसा अपनापन आ जाता है, तब बनता है एक राष्ट्र। ठीक? तो ये तो बात हो गई राष्ट्र। अब राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद विचारधारा है जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है। सर्वोपरि यानी सर्वप्रथम किसे मानती है? राष्ट्र को। राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये विचारधारा है राष्ट्र। अब इन राष्ट्रों, आज तो हम बहुत से राष्ट्रों को देखते हैं, हम भी एक राष्ट्र भारत में रहते हैं, हमारे आस-पास भी बहुत से राष्ट्र हैं। लेकिन आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ? यूरोप में। और यूरोप में इन राष्ट्र राज्यों का उदय एक बहुत विशेष घटना है। क्यों? क्योंकि इन राष्ट्रों के उदय से पहले मध्यकाल हुआ करता था और मध्यकाल में राजा शासन किया करते थे। हमारे देश में भी मध्यकाल में राजा ही शासन किया करते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक या शिवाजी जैसे राजाओं के नाम हमने सुने हैं जो हमारे देश में मध्यकाल में शासन करते थे। तो राजाओं के दौरान राष्ट्र नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि लोग जो थे ना वो शासित थे, वो प्रजा थी, वो जनता वैसी नहीं थी, उसके अधिकार नहीं थे। तो उस मध्यकालीन व्यवस्था से, शासकों वाली व्यवस्था से आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जो उदय हुआ है ना, वो एक ऐतिहासिक घटना है और वो घटना यूरोप में घटी। पर यूरोप में भी सबसे पहले वो घटना घटी है फ्रांस में। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई। हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि कैसे फ्रांस के लोगों ने लुई सोल्वे के निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका और वहां सत्ता पर लोगों के एक समूह का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? लोगों के समूह का। पहले इस पे किसका अधिकार था? राजा का अधिकार था। तो जब राजा का अधिकार समाप्त हुआ, जब सामंतों का अधिकार समाप्त हुआ, देखिए राजा हुआ करते थे और राजा के जो बाद में जो सबसे मेन अधिकार किसके पास होते थे? वो सामंतों के पास होते थे। भूमि किसकी थी? सामंतों की। और भूमि पर जो जनता होती थी, किसान होते थे, वो खेती किया करते थे किराएदार के तौर पे या बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे। भूमि का मालिक अमूमन सामंत होता था। तो ऐसी शोषण वाली व्यवस्था थी। अब फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों ने शोषण वाली व्यवस्था को बदला और सत्ता पे लोगों के समूह ने कब्जा कर लिया। और उन लोगों के समूह ने, फ्रांस के लोगों ने कहा कि ये फ्रांस जो है ना, ये फ्रांस के लोगों का है, इस संयुक्त समुदाय का है और यहाँ की जनता जो है वो इसके नागरिक हैं। इस देश के रहने वाले लोग इस देश के नागरिक हैं और इन नागरिकों के एक समुदाय ने, सभी नागरिकों ने नहीं, नेशनल असेंबली का चुनाव किया, यानी राष्ट्रीय सभा बनाई। इस राष्ट्रीय सभा के पास अधिकार थे शासन चलाने के, संविधान बनाने के। तो इन्होंने क्या संविधान बनाया? इन्होंने समान कानून बनाए कि सबके लिए कानून कैसे होने चाहिए? समान। यानी जो एक
अपराध करने के लिए किसी भी व्यक्ति को समान सजा होगी, यानी कानून की नज़र में सब समान हैं। और इन्होंने आर्थिक दृष्टि से भी सुधार किए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही देश के अंदर अगर चीज़ों का व्यापार हो रहा है तो आयात-निर्यात हो, नहीं। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र के भीतर आयात-निर्यात शुल्क नहीं लगेगा, राष्ट्र के बाहर लगता है ना आयात-निर्यात शुल्क तो। और क्या किया, और एक भाषा बनाई, फ्रेंच भाषा। तो जब भाषा होती है जब एक नागरिकता होती है तो राष्ट्रवाद पनपता है, साझापन पनपता है, और इस तरीके की भावना, इस तरीके का एक नया राष्ट्रवाद फ्रांस में आकार लेने लगा। तो जो फ्रांस में ये राष्ट्रवाद आकार लिया तो पूरे यूरोप के लोगों को लगा कि वाह क्या बात है, अब हमें भी निरंकुश राजाओं से आज़ादी मिलेगी, अब हमें भी सामंतों से आज़ादी मिलेगी। ये जो घटना फ्रांस में घटी ये बहुत ऐतिहासिक घटना थी। इस घटना ने पूरे यूरोप को क्या बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अब देखिए, अब फ्रांस के जो लोग थे ना, फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने राजा को सत्ता से हटाया था, जिन्होंने राजा को बेदखल किया था, उन्होंने कहा कि हम लोग न केवल की जनता, हम लोग न केवल फ्रांस को राजा के शासन से मुक्त कराए हैं, बल्कि हम घोषणा करते हैं कि यूरोप के जितने भी लोग हैं, उस पूरे यूरोप में हम क्रांति करेंगे और यूरोप के लोगों को निरंकुश राजाओं के शासन से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये बात किसने कही? ये बात कही फ्रांस के क्रांतिकारियों ने। अब क्या हुआ, अब जब इन्होंने ये बात कही फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, तो यूरोप के लोगों को बड़ा अच्छा लगा। किसे नहीं अच्छा लगता है आज़ादी में जीना, किसको नहीं अधिकार चाहिए, अधिकारों की मांग तो सभी करते हैं। तो यूरोप के उन अलग-अलग क्षेत्रों में भी जैकोबिन क्लब बनने लगे। कौन से क्लब बनने लगे? जैकोबिन क्लब। ये क्लब गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध थे, यानी राजाओं के शासन को हटाया जाए और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया जाए। यानी जो फ्रांस में अभी हमने देखा ना जो बदलाव हुए हैं, इस प्रकार के बदलावों को लाने के लिए क्या बने? जैकोबिन क्लब बने। अब क्या हुआ, अब वहां पे भी इस फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रचार हो रहा है। कहाँ पे? यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में जहां अभी राजाओं का शासन है। फ्रांस में तो राजतंत्र समाप्त हो गया, सत्ता संविधान के अनुसार चल रही, लोगों के समूह के हिसाब से, लोगों के समुदाय के द्वारा निर्धारित है। अब जब नेपोलियन आता है फ्रांस का, देखिए फ्रांस गणतंत्र बनता है और गणतंत्र बनने के बाद फ्रांस की सत्ता पे नेपोलियन का अधिकार हो जाता है, नेपोलियन द बोनापार्ट। अब नेपोलियन द बोनापार्ट क्या करता है कि उसकी सेनाएं यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में आक्रमण करती हैं। तो जब फ्रेंच सेनाएं यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में जाती हैं तो उन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को लगता है कि क्या बढ़िया बात है, जो आज़ादी फ्रांस के लोगों को मिली, जो फ्रांस के लोगों को राजा से मुक्ति मिली, जो फ्रांस के लोगों को सामंतों से मुक्ति मिली, अब हमारा भी यही होगा, हमें भी ये मुक्ति मिलेगी। तो इन सेनाओं का, जो फ्रांस की सेनाएं अन्य क्षेत्रों में घुस रही हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं कौन लोग? जैकोबिन क्लब के लोग, और वो लोग जो आज़ादी चाहते हैं। तो इन फ्रांस की सेनाओं का उन क्षेत्रों में स्वागत हुआ जो नेपोलियन के नेतृत्व में यूरोप के अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में घुसी। अब आइए देखते हैं अब क्या हुआ कि अब नेपोलियन ने यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित कर लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया। जब नेपोलियन ने यूरोप के उस हिस्से को नियंत्रित किया तो क्या बदलाव किए? देखिए, राजा तो फिर तो नेपोलियन के नियंत्रण में आ गया, तो राजा का तो काम ही खत्म। अब नेपोलियन ने उन क्षेत्रों पे, जिन क्षेत्रों को जीता, वहां नेपोलियन कोड लागू किया। इस नेपोलियन कोड में क्या क्या बदलाव किए गए थे, हम उनको समझते हैं। तो एक बदलाव ये किया गया था कि जन्म आधारित विशेषाधिकार नहीं होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि केवल राजा का बेटा ही राजा बने। जिसमें टैलेंट है, जिसमें क्षमता है, वो आगे आ सकता है, वो अपना विकास कर सकता है, वो समाज का विकास कर सकता है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जन्म आधारित विशेषाधिकार नहीं होंगे। और क्या किया नेपोलियन ने कहा कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी होगी, कानून के सामने सब बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सामंतों को विशेष अधिकार हो, पादरियों को विशेषाधिकार हो और जनता के अधिकार सीमित हो। अगर जनता को टैक्स देना है तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को टैक्स से मुक्ति मिले, कुछ लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और जनता का शोषण करते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होगी।
बल्कि कानून की नज़र में सबकी क्या होगी, समानता होगी। और क्या किया, और नेपोलियन ने कर दिया कि संपत्ति का अधिकार। इससे पहले क्या था कि संपत्ति पे राजा का नियंत्रण होता था, राजा के बाद सामंतों का नियंत्रण होता था। देखिए, संपत्ति के तौर पे मध्यकाल में जमीन हुआ करती थी और जमीन पे सामंतों का अधिकार होता था। फिर सामंतों के नियंत्रण में किसान इस जमीन पे खेती करते थे। अब नेपोलियन कोड में क्या हुआ कि अगर आपने संपत्ति अर्जित की है तो आपका संपत्ति पे अधिकार होगा, संपत्ति आपकी होगी। तो एक ये अधिकार आया। और नेपोलियन ने सामंतवाद को समाप्त कर दिया कि अब सामंतों का, पादरियों का कोई रोल नहीं होगा, सामंतवाद खत्म हो गया। जब ऐसा हुआ तो जो आम जनता थी, जो उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, जो पूंजीपति थे, उनको बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। वो इसी प्रकार की आज़ादी चाहते थे। तो एक सीमित रूप में ही सही, लेकिन यूरोप के अलग-अलग क्षेत्रों में फ्रांस की समान आज़ादी का एक भाव उन लोगों को भी मिला, जहाँ पे नेपोलियन ने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इस प्रकार से सेना के माध्यम से यूरोप के अलग-अलग क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ। किसका प्रचार हुआ है? राष्ट्रवाद का। अब देखिए, अब यूरोप के जो जनता है उनको अभी आज़ादी बहुत भा रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अब इस ऐसा तो है नहीं कि आज़ादी मिल गई और ये सामंत वर्ग और राजा वर्ग इतनी आसानी से आज़ादी ले लेने देंगे, नहीं। पर अब इन सामंतों की और इन राजाओं की शक्ति कमज़ोर पड़ रही है। वो क्यों पड़ रही है, हम उसे समझते हैं। देखिए, हमने देखा था कि यूरोप की 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएँ थी जिन्होंने पूरी दुनिया पे प्रभाव डाला। उनमें से एक घटना थी फ्रांस की क्रांति और दूसरी बड़ी घटना थी औद्योगिक क्रांति। हमने देखा था ना कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, फिर इंग्लैंड के बाद यूरोप के अलग-अलग क्षेत्रों में वो औद्योगिक क्रांति फैली। अब इस औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, इससे समाज का ढाँचा ही बदल गया। कैसे बदला समाज का ढाँचा? देखिए, पहले कौन से वर्ग होते थे कि कुलीन वर्ग थे। अब कुलीन वर्ग के वर्ग से एक नया मध्य वर्ग खड़ा हुआ है। पहले सारी सत्ता किसके हाथ में थी? संपत्ति राजा के हाथ में तो थी, लेकिन राजा के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर वर्ग कौन था? कुलीन वर्ग था। ये भूमि का मालिक था और इस भूमि पे किसान खेती किया करते थे, जिनसे ये टैक्स वसूलते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, अपने लिए किसानों से काम कराते थे, तरह-तरह से उनका शोषण करते थे। और इन सामंतों का जनता के साथ संबंध स्वामी और सेवक का था, ना कि बराबरी का था। स्वामी और सेवक, जैसे भारतीय परिवारों में स्त्री को जब वो शादी करके आती है ना, तो उसको भी सबकी सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है। वहाँ भी संबंध स्वामी और सेवक का बनाने की कोशिश की जाती है। हालाँकि अब वो संबंध, अब वो अवधारणा खत्म हो रही है, लेकिन ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो ख़ैर, अब इसके वर्ग से एक नया मध्य वर्ग उभरता है। एक क्यों उभर रहा है? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई है, व्यापार बढ़ा है, तो व्यापारियों के पास पैसा आया है, उद्योग लगने से उद्योगपतियों के पास पैसा आया है, उद्योगों में काम करने वाले नए श्रमिक वर्ग का उद्भव हुआ है और जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ है, नया शैक्षिक वर्ग उभर के आया है, वकील, प्रोफ़ेसर, चिकित्सक वगैरह-वगैरह। तो अब यूरोप के अलग-अलग क्षेत्रों में एक नया मध्य वर्ग आकार ले रहा है और इस मध्य वर्ग के पास एक तो इसके पास धन दौलत है, संपत्ति है और इसके पास समझ है। क्या समझ है कि ये जो राजाओं के विशेषाधिकार है ये नहीं होने चाहिए, देश स्वतंत्र होने चाहिए, लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब इस वाले जो नए मध्य वर्ग है ना, इसका प्रभाव यूरोप में बढ़ रहा है। देखिए, नेपोलियन कोड लागू कर दिया तो फिर राष्ट्रवाद फैल जाता, ऐसा नहीं था। नेपोलियन के फैलाने भर से राष्ट्रवाद नहीं फैला। बल्कि एक पूरा सामाजिक परिवर्तन हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद और लोगों में चेतना आई, जन चेतना जागी कि नहीं, हम बदलाव को करके ही रहेंगे। और तो उन लोगों ने उस बदलाव का, उस परिवर्तन का समर्थन किया, तब जाके यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार को मजबूती मिली। अब देखते हैं कि ये जो नया मध्य वर्ग उभरा है ना, ये किस प्रकार का राष्ट्रवाद चाहता है, ठीक? तो देखिए, ये नया मध्य वर्ग जो है ना, ये उदारवादी राष्ट्रवाद चाहता है। अब उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है? ऐसा नहीं है कि ये उदारवादी बहुत उदार लोग हैं, गरीबों के प्रति इनके दिल में
बहुत दया है, करुणा है, ऐसा ही उदारता ये नहीं है, ये लिबरल है। यहाँ लिबरल का मतलब है आज़ाद। तो आज़ादी, कैसी आज़ादी चाहिए इनको? देखिए, ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? एक तो इन उदारवादी राष्ट्रवादियों को ये जो मध्य वर्ग के लोग चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद। और उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि निरंकुश राजा से मुक्ति मिले। ऐसा राजा नहीं चाहिए जो बिल्कुल निरंकुश हो, जिसकी पावर पे जनता का कोई नियंत्रण हो ही नहीं। और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि पादरियों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। पादरियों की क्या ज़रूरत है शासन चलाने में? शासन जनता के लिए होना चाहिए, उसमें धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि निजी संपत्ति की सुरक्षा हो। क्यों? क्योंकि ये उद्योगपति हैं, ये व्यापारी हैं, ये पूंजीपति हैं, इन्होंने संपत्ति अर्जित की है। तो ये चाहते हैं कि इस संपत्ति पे राजा ना अधिकार कर ले, सामंत ना अधिकार कर लें, बल्कि इस संपत्ति की क्या हो? सुरक्षा हो। और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि बाजारों की मुक्ति हो, यानी उद्योग उद्योग चलाने की स्वतंत्रता हो, व्यापार करने की स्वतंत्रता हो, पूंजी और श्रम का आवागमन क्या हो? स्वतंत्र हो। और ये कानून के समक्ष समता चाहते हैं कि लोगों को बराबरी का अधिकार हो, सामंतवाद ना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। तो इस तरीके की राष्ट्रवाद का समर्थन अब यूरोप के क्षेत्रों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और धीरे-धीरे ये राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में आकार ले। ऐसा नहीं है कि यूरोप के अलग-अलग क्षेत्रों में नेपोलियन की सेना के साथ राष्ट्रवाद का विचार गया है और नेपोलियन कोड के कारण राष्ट्रवाद का विचार, समानता, स्वतंत्रता स्थापित हो रहे हैं, तो विरोध नहीं हो रहा होगा। वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के जो सामंत हैं, उन्हें तो बहुत तकलीफ हो रही है। उन्हें लग रहा है कि किसी तरीके से नेपोलियन को हम खत्म करें तो अपनी राजशाही बहाल करें, अपनी सामंती व्यवस्था बहाल करें। पादरियों को लग रहा है कि क्या मस्त जिंदगी चल रही थी, लेकिन सब बर्बाद कर दिया। तो वो लोग भी मिलके नेपोलियन को हराने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि 1815 के बाद 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। और जब नेपोलियन की हार हो जाती है, तो जो जिन राजाओं को, जिन सामंतों से जिन राजाओं को नेपोलियन ने हराया था, जिन सामंतों से, जिन पादरियों से विशेषाधिकार छीने थे, वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। और वियना में एक सम्मेलन होता है। उस वियना सम्मेलन में मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, ऑस्ट्रिया हंगरी का जो साम्राज्य है, हैब्सबर्ग का जो साम्राज्य, वो उस समय का यूरोप का सबसे बड़ा साम्राज्य है। और वो कहता है कि नहीं, पुरानी जो व्यवस्था है, राजशाही जो है, उसी को बहाल होना चाहिए। और मेटरनिक व्यवस्था के तहत ये जो मेटरनिक है ना, ये फिर से राजशाही की बहाली करता है और इसके तहत फ्रांस में भी बूर्बी वंश के शासकों को स्थापित करता है। आप याद कीजिए कि लुई 16वां भी बूर्बी वंश से ही संबंधित था। तो ये जो मेटरनिक है ना, ये इतिहास की धारा को पीछे मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अब जब लोगों ने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया है, तो अब उन्हें गुलाम बना के रखना असंभव है। अब क्या होता है, अब यूरोप के अलग-अलग क्षेत्रों में इस मेटरनिक व्यवस्था का, इस जो नई राजशाही इन्होंने स्थापित की है, इसका विरोध होने लगता है। और इसके विरोध के लिए क्रांतिकारी सामने आते हैं, क्रांतिकारी संगठन सामने आते हैं। तो क्रांतिकारी कौन है? ये वो लोग हैं जो इस राजशाही व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की मांग कर रहे हैं, लोगों की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। इन क्रांतिकारियों में एक बहुत प्रमुख नाम आता है जुसेप्पी मेजनी का। मेजनी इटली का रहने वाला था और मेजनी जो था वो क्रांतिकारी था और उसने इस राजशाही व्यवस्था का घोर विरोध किया। इसका विरोध करने के लिए मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली नाम के संगठनों की भी स्थापना की और लोगों को इन संगठनों से जोड़ने का प्रयास किया और क्रांतिकारी विचारधारा को यूरोप में फैलाने की कोशिश की। और क्या किया मेजनी ने? मेजनी ने कहा कि इटली जो है ना, वो छोटे-छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंद की तरह नहीं रहेगा, बल्कि इटली को एक होना चाहिए, एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनना चाहिए। तो इस प्रकार से इन क्रांतिकारियों ने यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में मेटरनिक व्यवस्था का विरोध किया और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नींव डाली, की अलख जगाई। तो खैर, अब ये जो मेजनी था ना, इस मेजनी से मेटरनिक इतना घबराता था कि उसने कहा कि
कि मैजनी हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यानी जो राजशाही हमने स्थापित कर दी है नेपोलियन के को हराने के बाद, उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मैजनी है। और मैजनी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनकी रचनाओं से भारत के क्रांतिकारियों ने भी प्रेरणा ली है और इन्होंने यूरोप के अलग-अलग देशों में जब राजशाही स्थापित हो गई तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आज हम इतना ही समझते हैं। इसके अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे इस राष्ट्रवाद ने अंततः इटली और जर्मनी के एकीकरण को बढ़ावा दिया और कैसे राष्ट्रवाद ने यूरोप में साम्राज्यों का विनाश किया और राष्ट्रों के उदय की नींव रखी। तो आज यहीं तक। धन्यवाद।